हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे क्लास 10th का। तो ये आपका फोर्थ चैप्टर है केमिस्ट्री का या साइंस का फोर्थ चैप्टर है। इसमें हम लोग कार्बन के बारे में जानेंगे कि ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। तो आप जैसे अपने आसपास देखते हैं सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन की होती हैं। सबसे पहले देखें कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो जो मेटल की प्रॉपर्टी है सोनरस है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मेलिएबल है, डक्टाइल है, मतलब इसको शीट बना सकते हैं या फिर वायर बना सकते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी कार्बन की नहीं है, इसका मतलब ये नॉन मेटल है। और नॉन मेटल है तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये देखेंगे अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल्स हैं उसमें बहुत कम अमाउंट में है, केवल 0.02% है। और जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो भी बहुत ही कम है, जो कि 0.03% है। मतलब ये ऐसे तो बहुत कम है, तो फिर इतना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जो हम लोग आसपास जितनी भी चीज़ें डेली यूज़ में देखते हैं या आसपास देखते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन के ही कंपाउंड्स होते हैं। जैसे कि फूड है, क्लोथ्स है, मेडिसिन, या जो भी आप देखते हैं या तो प्लांट से बने हैं, एनिमल से के कुछ यूजेस हैं। तो ये सब जो भी हैं वो कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं। लिविंग थिंग्स में कार्बन रहता ही रहता है, कार्बन का कंपाउंड। तो इसीलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हमें इसके बारे में जानना है कि कैसे, क्यों ये इतना ज़्यादा क्यों है और कैसे ये बॉन्डिंग करता है, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर देखें जो कि 6 है। तो ये जो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये 6 है तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल में इसका 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसकी वजह से ये देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 है। इसको हम कैसे लिखेंगे, के सेल में गया 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में गया 4 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो ये किसी को दे सकता है जैसा कि मेटल देते हैं और उस पर चार्ज आ जाता है, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पास पहले से जो 6 प्रोटॉन है वो इस 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देंगे, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। और अगर बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है 8 पूरा करने के लिए, तो इसके जो पहले से 6 इलेक्ट्रॉन है वो बाहर से उसको आने नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा रिपेल करेंगे, तो इसलिए इसका पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये क्या करेगा, ये शेयर करेगा दूसरे एटम के साथ, अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये अपनी 8 वैलेंसी पूरा करेगा। अब जैसे ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है तो एक एक हाइड्रोजन के साथ ये अगर शेयर किया, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होता है क्योंकि उसको डुप्लेट पूरा करना होता है और हीलियम की तरह बनता है तो स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह से ये कार्बन जो है तो एक एक इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, तो इसके टोटल 8 हो गए और हर हाइड्रोजन के भी 2-2 हो गए हैं। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट भी पूरा हो गया और इसका ऑक्टेट यानी 8-8 भी पूरा हो गया। तो इस तरह से इसकी वैलेंसी 4 है और ये शेयर करके बनाता है, और जो शेयर करके बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो है वो शेयरिंग इसकी होती है और इस तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है जो कि आयनिक कंपाउंड में बनता है। आयनिक कंपाउंड में कैसे बनता है, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो ये 281 होता है। 281 का मतलब कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 281। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे सोडियम तो वो Na+ हो जाता है, जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना चार्ज आता है। क्लोरीन का जैसे कि एटॉमिक नंबर 17 है तो वो हो जाएगा 2, 8 एंड 7। वो अगर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसका आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन उसका भी हो जाएगा, वो भी स्टेबल हो जाएगा। अब ये जो सोडियम और क्लोरीन है इस पर प्लस एंड माइनस चार्ज है, तो ये दोनों अट्रैक्टेड होंगे और ये जो कंपाउंड होगा, ऐसे कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ये
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। पर जैसा कि कार्बन में हम लोग देखें इस तरह का बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो वो शेयरिंग करके बनाता है और ऐसे कंपाउंड को हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो ये कार्बन का जो बॉन्ड है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसा कि यहाँ जो चार्ज वाले हैं इनका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इसको तोड़ना मुश्किल है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। जबकि कार्बन का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो कोवेलेंट कंपाउंड है उनका कम होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है नेचर में। तो मेन इसके 3 डिफरेंट फिजिकल फॉर्म हैं जो कि सारे के सारे प्योर फॉर्म ही हैं, और इनको हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहेंगे। यानी किसी एक केमिकली वो कार्बन है पर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में अपीयर होता है। इस फिनोमेना को हम एलोट्रॉपी कहेंगे। तो एलोट्रॉप, इसके 3 मेन एलोट्रॉप्स हैं। फर्स्ट है डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा बकमिनिस्टर फुलेरिन। तो जो डायमंड है वो नॉन मेटल होते हुए भी हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। तो ऐसा क्यों है ये हम लोग देखेंगे। तो इसका कॉज है इसकी वैलेंसी। तो इसके जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो 4 अदर कार्बन एटम से जुड़े हुए होते हैं और कोई भी कार्बन इसमें फ्री नहीं होता। इस वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और 3 डायमेंशनल स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाता है, और इसीलिए इसको ब्रेक करना मुश्किल है। पर ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता है। ग्रेफाइट में देखेंगे कि एक लेयर में तो ये रिंग बनाता है। ग्रेफाइट में जैसा कि ग्रेफाइट के केस में कार्बन 3 उससे जुड़ा हुआ है, तो जैसा कि देखिए ये सेम लेयर में 6 कार्बन का एक एक रिंग बन रहा है। तो यहाँ रिंग लाइक स्ट्रक्चर एक लेयर में है, फिर दूसरा लेयर उससे थोड़ी डिस्टेंस पे है, मतलब उसमें उसका बॉन्ड बहुत ही वीक है और इस तरह से दोनों बॉन्डेड नहीं है ठीक से। इस वजह से उनके बीच में बहुत कम अट्रैक्शन लग रहा होता है और आसानी से ये थोड़ा सा ही फोर्स लगाने पे ये ब्रेक हो जाता है। इसकी वजह से ही ये कंडक्टर भी है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का भी है और साथ में ये स्लिपरी भी होता है, और इसीलिए मशीनरी में ये लुब्रिकेंट का काम करता है। तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। पेंसिल में जो हमारे लिखने वाले पेंसिल हैं बच्चों के, उसमें ये क्ले के साथ मिक्स करके बीच में लगाया जाता है, जिस जो पेन मार्क करता है पेंसिल का। और जो तीसरा एलोट्रॉप है हमारा वो है बकमिनिस्टर फुलेरिन। तो इसका नाम थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि ये जो नाम है वो इस वजह से पड़ा क्योंकि यूएस के एक आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुलर थे और उन्होंने जो बिल्डिंग बनाई वहाँ उसका शेप भी इसी शेप का था, फुटबॉल के शेप का था। और इस एलोट्रॉप का शेप भी फुटबॉल की तरह है, जिसमें कुछ हेक्सागन है और कुछ पेंटागन्स हैं। तो ये 60 कार्बन का बना हुआ है। तो ये फर्स्ट टाइम जो ढूंढा गया वो 60 कार्बन का था, बाद में 80, 120 वगैरह बहुत सारे इस शेप के फुटबॉल शेप में ढूंढे गए, पर उनके फुलर के नाम पे इसका नाम भी बकमिनिस्टर फुलेरिन पड़ा। तो ये जो है ये एलोट्रॉप इतने कार्बन का है। तो ये मेन फॉर्म है। वैसे मिक्स फॉर्म में और भी कार्बन के कोल वगैरह ये सब होते हैं, पर उसमें कुछ मिक्स होता है। ये 3 एलोट्रॉप्स आपको कार्बन के बारे में जानना है। अब सवाल है कि ये कार्बन, इतने सारे कंपाउंड कार्बन के होते क्यों हैं। तो इसकी अलग सी एबिलिटी है जिसकी वजह से कार्बन इतने तरह का कंपाउंड बनाता है। तो ये जो एबिलिटी है ये हम समझेंगे कैसे। तो कार्बन कार्बन जो है वो आपस में जुड़कर इसकी लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी है, और इस टेंडेंसी को हम कैटिनेशन कहते हैं कि कितना भी 1000 मिलियंस कार्बन ऐड होता जाएगा और लॉन्ग चेन बनाता जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन ऐड होता जा रहा है। तो ये देखिए एक कार्बन, फिर इससे दूसरा जुड़ गया, तीसरा जुड़ गया, ऐसे कितने भी कार्बन ये जुड़ते चले जाएंगे। इसके अलावा ये स्ट्रेट चेन हो सकता है, ब्रांच चेन भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि ये इधर से एक और ब्रांच निकल गया, फिर उसमें से भी और निकल सकता है। तो स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन कुछ भी होगा, या फिर ये साइक्लिक भी बन सकता है। जैसे कि हम लोग साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोपेंटेन है, बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जिसमें ये क्लोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इस वजह से भी
तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ेगा और इस तरह से C6H12 साइक्लोहेक्सेन बना लेगा। या फिर बेंजीन रिंग जो होता है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसमें 6 कार्बन तो हैं, और ये जो 6 कार्बन हैं वो फिर एक सिंगल एक डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है, एक सिंगल एक डबल करके 6 कार्बन जुड़े हुए होते हैं और इससे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो ये बेंजीन रिंग, इसके खुद ही काफ़ी डेरिवेटिव्स हैं, यानी इसका काफ़ी कंपाउंड तो बेंजीन का भी होता है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं बेंजीन वाले जो हैं, और जो बाकी हैं वो एलिफेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो ये सब काफ़ी कंपाउंड तरह का कंपाउंड बनाता है, इसीलिए इतने ज़्यादा स्ट्रक्चर इसके पाए जाते हैं। तो इसके अलावा तो कैटिनेशन तो एक प्रॉपर्टी हो गई जिसकी वजह से इसके इतने कंपाउंड हैं। दूसरी जो इसकी टेंडेंसी है वो है कि 4 वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी, कार्बन का टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 के साथ जुड़ सकता है। और बॉन्डिंग देखिए कि जब भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसको हम एक सिंगल बॉन्ड से दिखाते हैं। तो ये जो है 4 कार्बन का होता है, 4 दूसरे एटम का, और इस तरह से 8 अपना पूरा करता है और वैलेंसी इसकी 4 होती है। तो टेट्रा वैलेंसी और कैटिनेशन मेन कॉज है इसका। इसके अलावा ये डिफरेंट एटम के साथ भी जुड़ सकता है, यानी ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, सल्फ़र के साथ जुड़ गया, तो बहुत, और हाइड्रोजन वगैरह के साथ तो जुड़ता है, क्लोरीन के साथ। तो बहुत तरह का इस तरह से ये कंपाउंड बनाता है, और इस वजह से फिर बाकी तो था ही कि स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन कितने तरह का, या साइक्लिक सब बनाता है। इस वजह से इसके बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। तो कार्बन अपने आप में अलग सा यूनिक टेंडेंसी, फिर ये भी है कि इसका जो कंपाउंड बनता है वो काफ़ी स्टेबल भी है। इसी ग्रुप का मेंबर है सिलिकॉन भी, पर उसके इतने कंपाउंड्स नहीं बनते जितना कि कार्बन का बनता है। तो सिलिकॉन जो है सेम ग्रुप का है, उसकी भी 4 वैलेंसी है, उसे भी बनाना चाहिए, पर वो 7-8 से ज़्यादा लंबा चेन वो नहीं बना पाता। इसका कॉज है कि कार्बन का साइज काफ़ी छोटा है और वो जो कंपाउंड बनाता है वो काफ़ी स्टेबल होते हैं। सिलिकॉन 7-8 से लंबा नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका साइज बड़ा है, तो इसलिए उसका अगर बनेगा भी तो वो ब्रेक हो जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा। तो ये भी एक कॉज है, छोटा साइज भी इसका एक कॉज है जिसकी वजह से कार्बन के इतने कंपाउंड पाए जाते हैं। तो ये सब कॉजेज़ में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आप लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि कार्बन के कितने तरह के कंपाउंड्स होते हैं। तो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसको हम सैचुरेटेड कहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो जो सैचुरेटेड कंपाउंड है हमारा, उसमें सारे बॉन्ड्स जो हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे कि देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा, अगर सिंगल बॉन्ड से कार्बन कार्बन जुड़ता है तो इस कंपाउंड को हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल आता है तो उसको हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो अब ये है कि क्यों ये सैचुरेटेड बनाएगा या क्यों ये अनसैचुरेटेड बनाएगा, तो इसका भी कंडीशन देखते हैं। जैसे कार्बन को अगर सफिशेंट हाइड्रोजन मिल गया तो ये अपनी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरा कर रहा है, लेकिन तो ये सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड बना है, मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड बना। लेकिन अगर इसके पास इतना हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है, जैसे कि इस कार्बन को 4 हाइड्रोजन मिला, तो अगर ये 4 हाइड्रोजन मिला और 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन मिल रहा है, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई। तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, इस कंडीशन में ये क्या करेगा कि ये कंपाउंड जो बनाएगा डबल बॉन्ड से शेयरिंग करनी पड़ेगी। जैसे देखिए 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है इसके पास, तो इसकी वैलेंसी 3 पूरी हो पाई। तो इसके लिए ये डबल बॉन्ड से शेयर करता है अगर, तो इसकी पूरी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से C2H4 बना, यानी ईथीन, ये अनसैचुरेटेड हो गया। अब अगर और कम हाइड्रोजन है, अगर कार्बन 2 कार्बन है और इनके पास एक एक हाइड्रोजन है दोनों कार्बन के पास, तो वैलेंसी बिल्कुल पूरी नहीं हुई। तो इस कंडीशन में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो इसकी वैलेंसी पूरी होगी, यानी इथाइन है।
तो ये ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्डिंग होगी। तो इस तरह से कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, डबल भी बना लेता है, ट्रिपल भी बना लेता है। और यही कॉज है कि बहुत तरह के ये कंपाउंड बनाता है। ये डिपेंड करेगा कि कितनी अवेलेबिलिटी है उसकी। तो ये कार्बन का बहुत सारा है, वो ग्रुप ऑफ एटम है जिसके होने से उस कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। जैसे अगर मीथेन है, इसमें अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ गया, एक हाइड्रोजन की जगह Cl जुड़ गया, तो इसको हम क्लोरोमीथेन कहेंगे। इसी तरह से अगर इथेन में भी अगर एक क्लोरीन जुड़ गया तो ये क्लोरो इथेन हो जाएगा। तो इन सब की प्रॉपर्टी, जिसमें भी सेम फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो एक जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। इसी तरह से अगर एक में OH जुड़ा हुआ है, मीथेन में OH जुड़ा हुआ है और इथेन में भी OH जुड़ा हुआ है, तो इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी हो जाएगी। मिथेनॉल, इथेनॉल, दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। तो इसको हम कहेंगे कि वो एटम, जैसे कि क्लोरीन, या फिर वो ग्रुप ऑफ एटम, जैसे ऑक्सीजन और H दोनों का, O और H दोनों का ग्रुप है, तो वो एटम या फिर वो ग्रुप ऑफ एटम जो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। तो ये फंक्शनल ग्रुप कई हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप जो है, ये क्लोरो हो गया या OH यानी अल्कोहल का हो गया। इस तरह से ये कई फंक्शनल ग्रुप हैं और इनको हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो OH एक फंक्शनल ग्रुप है जो अल्केन से जुड़ा हो सकता है, या फिर एल्डिहाइड कहेंगे, COOH, C डबल बॉन्ड O एंड H, CHO एल्डिहाइड के लिए है। और अगर अल्कोहल जुड़ा है तो उसके लिए हम ऑल लगाते हैं। अगर एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है तो हम अल्कीन में L लगाते हैं। और अगर बीच में कहीं CO जुड़ा हुआ है तो इसको हम ओन लगाते हैं, यानी प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन ऐसे करके लगाते हैं। और अगर COOH ये जुड़ा हुआ है किसी अल्केन में तो उसको हम ओइक एसिड कहते हैं। तो ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं जो जुड़े होंगे तो हम उसका नाम अलग अलग कहेंगे। और ये ऐसा ग्रुप ऑफ एटम है या केवल एटम है जो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, चाहे वो मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, जिसमें भी ऑल जुड़ा हुआ है सब एक जैसा काफ़ी हद तक सिमिलर बिहेव करेंगे। उसी तरह से जो एल्डिहाइड जुड़ा है तो सारे एल्डिहाइड एक जैसे बिहेव करेंगे। अगर एसिड है तो सारे एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे। तो इस तरह से इस ऐसे ग्रुप ऑफ एटम को जो पूरी कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिसाइड करता है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब आते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज पे। तो ये होमोलोगस सीरीज क्या है? तो जो होमोलोगस सीरीज होता है वो है जैसे कि मीथेन हुआ, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं और सब एक जैसा बिहेव करेंगे, तो ये एक होमोलोगस सीरीज कहलाएगा। तो इसमें जो कंटिन्यूअस दो कंपाउंड होता है उनके बीच में केवल CH2 का डिफरेंस होता है। जैसे कि मीथेन लिखेंगे और इनका एक जनरल फार्मूला होगा, उसी पे सबको लिखा जा सकता है। जैसे कि है CnH2n+2। तो अगर हम C1 डालें तो ये हो जाएगा C1H4 और 1 को हम नहीं लिखते इसलिए ये मीथेन का हो गया CH4। इसी तरह से हम C2 डालें तो ये हो जाएगा C2H2 × 2 दैट इज 4 + 2 6 C2H6। तो ये इथेन हो जाएगा। इसी तरह से प्रोपेन, ब्यूटेन, और ये याद रखना है कि एक कार्बन हो उसके लिए मिथ लगाते हैं, सारे के सारे अल्केन हैं तो एन लगाएंगे, और 1 कार्बन के लिए मिथ तो हो गया मीथेन, 2 कार्बन के लिए इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो 3 कार्बन अगर रखें तो H, 3 × 2 6 + 2 8। तो ये इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और ब्यूटेन के बाद पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। तो ये 10 तक आपको याद रखना है कि किस तरह से हम एल्कीन की नेमिंग किए। तो ये जनरल फार्मूला है एल्कीन का CnH2n+2।
अब अगर हमें एल्कीन लिखना है तो हम लिखेंगे, एल्कीन को हम कैसे शो करेंगे, तो ये जो है CnH2n, ये एल्कीन होगा और ये 2 से शुरू होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, तो एल्कीन CN अगर हम 2 लिखें तो ये हो जाएगा H4, C2H4 एल्कीन। तो C2H4 जैसा कि वैलेंसी वाइज देखेंगे कि ये जो है ये डबल बॉन्ड इनके बीच आएगा ही, क्योंकि हाइड्रोजन सफिशिएंट नहीं है, और ये एल्कीन का जनरल फार्मूला हुआ। इसी तरह से एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n -2, यानी डबल से अगर कम है हाइड्रोजन तो वो फिर ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो Cn इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन का जनरल फार्मूला हुआ। तो ये सारे जो भी फार्मूले हैं, ये एल्कीन अल्काइन जो हैं, ये सारे मेंबर एक मेंबर से दूसरे मेंबर के बीच में, जैसे मीथेन और इथेन के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा, प्रोपेन ब्यूटेन जितना भी कंटिन्यू चलेंगे उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होगा। तो ये पहचान है होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स की कि इनके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, जो कंटिन्यूअस 2 मेंबर हैं उनके बीच में। अब हम लोग आते हैं नेमिंग ऑफ कंपाउंड पे, कार्बन कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे। तो ये जो है हमारा कार्बन कंपाउंड, जैसे कि सबसे पहले हम काउंट करेंगे कितना उसमें कार्बन है। तो कोई भी कंपाउंड में कितना कार्बन है उसको पहले देखेंगे, कि जैसे कि हम लिख रहे हैं, ये हो गया 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन है तो हम प्रो और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है इसलिए एन लगाएंगे, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। तो इसके बाद अगर इसके साथ कहीं कुछ जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ अल्कोहल, तो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल के लिए हम ऑल बोलते हैं। तो ये हो गया प्रोपेन, एंड प्रोपेन में का लास्ट का ई हटाकर, मतलब ई नहीं लिखेंगे, हम ऑल जोड़ देंगे, तो ये हो गया प्रोपेनॉल। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों का पहले तो मेन चेन में काउंट करते हैं कितने कार्बन है, क्या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और फंक्शनल ग्रुप को हम सफिक्स के तौर पे रखते हैं। लेकिन क्लोरीन वगैरह जो हैलोजेंस कहलाते हैं उनको हम पहले लगाते हैं। जैसे मीथेन के साथ अगर क्लोरीन जुड़ा है तो हम इसको क्लोरोमीथेन कहेंगे। इसी तरह से ब्रोमीन जुड़ा है ब्रोमोमीथेन, या ब्रोमो ईथेन के साथ जुड़ा है तो ब्रोमोईथेन, और जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग हम नाम डालेंगे। तो ये अलग अलग कंपाउंड का देखते हैं कैसे नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 3 कार्बन है और क्लोरीन जुड़ा है, तो ये हो गया क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट में ब्रोमोप्रोपेन हो गया इसी तरह से। नेक्स्ट है ऑल जुड़ा है, अल्कोहल जुड़ा है, तो हम इसको प्रोपेनॉल कहेंगे। और फिर एल्डिहाइड CHO जुड़ा है तो ये प्रोपेनॉल हो गया। और कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O होता है, जो कहीं बीच में होता है, वो साइड में नहीं होता वैलेंसी वाइज, तो उसको हम प्रोपेनोन कहेंगे। और COOH अगर जुड़ा है तो ये एसिड जुड़ा है, उसको हम ओइक एसिड जोड़ते हैं, तो ये प्रोपेन में जुड़ा है इसलिए ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह से नेमिंग अलग अलग जितने भी कार्बन है उसको काउंट करके हम उसकी नेमिंग करेंगे। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले देखेंगे कि ये जो है कार्बन वाले जितने भी कंपाउंड हैं उसको हम बर्न करें ऑक्सीजन में तो ये कंबशन कहलाता है। और चाहे वो कोई भी एलोट्रॉप है कार्बन का, डायमंड है या ग्रेफाइट है या फिर फुलेरिन है, जिसको भी बर्न करेंगे या और भी कार्बन के कंपाउंड है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर देगा ही, क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन तो रहता है इन सब कंपाउंड में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देगा। इसके अलावा और भी उसमें सल्फ़र नाइट्रोजन जो भी है उसके अकॉर्डिंग उसका ऑक्साइड वगैरह देगा। तो जब भी वो ऐसे कंपाउंड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं, रिएक्ट क्या बर्न अगर कंबशन करा रहे हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर देगा, साथ में हीट एंड लाइट भी देता है। इसीलिए ऐसे कंपाउंड फ्यूल के तौर पे यूज किए जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग ये जो कंपाउंड्स हैं जनरली क्लीन फ्लेम के साथ जलते हैं, क्लीन फ्यूल का काम करते हैं, मतलब बर्न होने के बाद कुछ भी
बचता नहीं है, तो ये क्लीन फ्यूल हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि अगर कुछ गिर गया, ऑक्सीजन ठीक से सप्लाई नहीं हुआ, जैसे कि एलपीजी वगैरह जो घरों में जलता है उसमें देखिए कि वैसे तो ये ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, क्लीन फ्यूल है, पर कभी कभी कुछ गिर गया हो, उसका पोर बंद हो गया हो बर्नर का, तो उस केस में ये येलो फ्लेम के साथ जलता है और सूटी डिपॉजिट यानी कालिख वगैरह भी बर्तनों पे जम जाती है। तो ये ठीक से जब कार्बन हाइड्रोकार्बन्स नहीं बर्न होते हैं तभी ये सूटी फ्लेम देते हैं। तो जो अल्केन है वो तो बिल्कुल क्लीन फ्यूल के तौर पे जलते हैं, लेकिन जो अल्कीन अल्काइन है वो उतना अच्छा नहीं बर्न होगा जितना कि ये एल्केन बर्न होंगे। तो ये सारे अगर नहीं ठीक से बर्न हो रहे हैं इसका मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम है पोर्स वगैरह में, उसे क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अलावा देखते हैं कि जो भी हर एलिमेंट का वैसे तो अपना अपना वो होता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो कोल है वो भी कार्बन का कंपाउंड है, पर वो फ्लेम नहीं देता। और कुछ चीज़ें जो केरोसिन है, एलपीजी है, इन सब में फ्लेम निकलता है। तो ऐसा क्यों होता है उसका भी कॉज समझेंगे। तो वो सब्सटेंसेस ही फ्लेम दे सकती हैं जो आसानी से वेपर में बदलें, और जो आसानी से वेपर में बदलें उसको हम वॉलेटाइल सब्सटेंसेस कहते हैं। तो वैसे कैंडल भी जलाते हैं तो पहले वो लिक्विड में बदलता है और फिर वेपर में बदलता है। तो जो वेपर में बदलता है, साइड में जो वेपर है वो ठीक से ऑक्सीजन उनको मिलता है, वो ब्लू फ्लेम से जलता है। जो बीच में है उसमें कुछ नहीं भी जलता है ठीक से, तो वो कार्बन पार्टिकल्स उसके ग्लो करने लगते हैं गर्म होकर, जिसकी वजह से येलो कलर होता है। और बिल्कुल अंदर देखें तो ब्लैक सा होता है क्योंकि वो ठीक से बर्न नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये सब जो भी वेपर बन जाते हैं जिनके या पहले से जो गैसेस स्टेट में जैसे एलपीजी वगैरह, तो वो फ्लेम के साथ जलता है। लेकिन कोल वगैरह में वॉलेटाइल सब्सटेंस नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ अगर इम्प्योरिटीज है जैसे सल्फ़र है और कुछ इस तरह के मटेरियल हैं वो थोड़े जलेंगे तो थोड़ा बहुत फ्लेम आएगा शुरू में, पर जब वो ग्लो होने लगता है तो केवल ग्लो होता है, कोई फ्लेम वगैरह नहीं मिलता है। तो फ्लेम केवल वॉलेटाइल वाले ही देंगे। अब हम ये भी जानने की कोशिश करें कि कोल एंड पेट्रोलियम बना कैसे। तो वैसे पहले भी पढ़ा होगा आपने, लेकिन अभी फिर से देख लेते हैं कि जो कोल है वो बना जो बहुत पहले वोल्केनिक इरप्शन या ऐसा कुछ अर्थक्वेक जैसा कुछ एक्टिविटी हुआ होगा मिलियंस ऑफ ईयर अगो, वो प्लांट्स वगैरह ज़मीन के नीचे दब गए और वो फिर काफ़ी हीट एंड प्रेशर वगैरह पड़ने की वजह से धीरे धीरे कार्बन के फॉर्म में चेंज हो गए। इसकी वजह से ये कोल बन गया। इसी तरह से जो सी वगैरह के नीचे के अंदर एनिमल्स थे या सॉफ्ट प्लांट्स वगैरह थे वो धीरे धीरे कार्बन में बदल, उसके ऊपर सेडिमेंट्स पड़ा और फिर वो सेडिमेंट्स काफ़ी हीट एंड प्रेशर वगैरह पड़ते पड़ते वो भी कार्बन में, वो भी पेट्रोलियम में बदल गए। और डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ जो हार्ड लेयर थे उसके बीच में जाकर वो अटक गया और वहाँ से फिर अब ड्रिल करके निकाला जाता। तो इस तरह से कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि किस तरह से रिएक्शन करता है जो ये हमारा कार्बन कंपाउंड्स हैं वो किस तरह से रिएक्शन करते हैं उसको देखते हैं। तो जो डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं वो रिएक्शन करते हैं, एडिशन रिएक्शन करते हैं। अब ये एडिशन रिएक्शन क्या होता है इसको समझेंगे पहले। तो एडिशन रिएक्शन इस तरह से होगा कि जैसे कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है उसके पास पहले से तो हाइड्रोजन सफिशिएंट नहीं है, तो अगर इसको हाइड्रोजन मिल जाए कहीं से तो ये क्या करेगा, प्लस हाइड्रोजन मिल जाए, और अक्सर ये निकल के प्रेजेंस में होता है, ऐड होता है। तो निकल हम कैटलिस्ट के तौर पे लेते हैं, और कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को केवल प्रेजेंट होने की वजह से तेज कर देता है। वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता पर उसका प्रेजेंस केवल रेट ऑफ रिएक्शन को तेज कर देता है, और इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एडिशन रिएक्शन क्या है। तो ये जो कार्बन 2 थे, ये तीसरा हाइड्रोजन जो यहाँ पे है ये भी इसके साथ ऐड हो गया, और अब ये जो कम हाइड्रोजन होने की वजह से डबल बॉन्ड बनाया था वो अब ख़त्म हो जाएगा
और ये सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। तो इथीन था पहले, अब ये इथेन में बदल गया। तो ये इसमें कुछ भी निकला नहीं, इसलिए बस सिंपली हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजन एडिशन रिएक्शन कहेंगे। इसी तरह से अगर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, उस तरह ये सब भी इसी तरह से ऐड होंगे। तो ये एडिशन रिएक्शन जो डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं वो इस तरह से। इसी तरह से अगर क्लोरीन है वो भी इसी तरह से ही ऐड हो जाएगा और ये भी एडिशन रिएक्शन हुआ। पर जो एल्केन है वो एडिशन रिएक्शन नहीं करते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। ये कैसे करेंगे, ये देखिए कि जैसे मीथेन है CH4, फिर से देख लेते हैं, मीथेन है CH4 है ये, और इसको अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करें, Cl एंड Cl, 2 एटम कंबाइंड रहता है, तो क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे इसको क्लोरीन रिप्लेस कर देगा। यानी अब ये क्या होगा कि 3 तो हाइड्रोजन रह गए इधर, जो चौथा हाइड्रोजन है वो रिप्लेस्ड हो जाएगा क्लोरीन से, और ये H और Cl बाहर निकल आएंगे। तो इसी तरह से फिर दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस होगा, फिर बारी बारी से तीसरा भी रिप्लेस होगा और फिर चौथा भी रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह का जो है एक एटम ऐड हो रहा है, दूसरा वहाँ से शिफ्ट हो जा रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है जो एल्केन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, और जो एल्कीन है वो एडिशन रिएक्शन करता है। तो इस तरह से इनके रिएक्शंस होते हैं। अब हम लोग अल्कोहल पे आते हैं। अलग से 2 कंपाउंड्स हमें कार्बन के डिटेल में पढ़ने, और उसके रिएक्शंस को बिल्कुल अच्छी तरह याद रखना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले तो हम अल्कोहल की बात करेंगे, ये अल्कोहल बनता कैसे है और क्या है। तो अल्कोहल जब शुगर फैक्ट्री में जब शुगर का क्रिस्टल अलग कर लिया जाता है, उसके बाद जो लिक्विड बचता है उसको हम मोलेसिस कहते हैं। मोलेसिस में ईस्ट डालकर उसको बिना ऑक्सीजन के कवर करके रखा जाता है, जिससे वो अल्कोहल में बदल जाता है, इथेनॉल में बदल जाता है। ये इथेनॉल अक्सर वैसे बहुत इंडस्ट्रियल यूजेज हैं इसके, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ों में, मेडिसिन के तौर पे, और जितने भी हमारे केमिकल्स, बहुत सारे लेक्वर्स हैं बहुत सारे, और डाइज हैं, पेंट है, इन सब में ये यूज होता है कई सारे इंडस्ट्री में। और साथ में ये ड्रिंक करने के लिए भी लोग यूज करते हैं। हालांकि जो ड्रिंक करने से हमारा जो डिफरेंट माइंड के जो कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहता, बॉडी मसल सबका कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं काम करता है, ब्रेन का, तो इसकी वजह से हम सही जजमेंट नहीं ले पाते, ड्राउजीनेस और कई तरह का कन्फ्यूजन वगैरह क्रिएट होता है। तो ये इसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं। तो वैसे तो नहीं वो है, लेकिन फिर भी यूज किया जाता है। तो इंडस्ट्रीज के लिए भेजा गया, और इसका मिसयूज ना हो इसके लिए क्या होता है कि इसमें मीथेनॉल मिला दिया जाता है, या फिर कोई ऐसा मटेरियल जो अनफिट कर दे। अब ये इथेनॉल तो ड्रिंकिंग में पॉइजनस वगैरह नहीं है, पर मिथेनॉल हाईली पॉइजनस है, और ये ब्लाइंडनेस वगैरह भी कॉज करता है, और सारे सेल को कोगुलेट कर देता है अगर ज़्यादा अमाउंट में चला गया। तो अक्सर मिथेनॉल को मिला दिया जाता है इथेनॉल में, और अनफिट कर दिया जाता है ड्रिंकिंग के लिए। फिर भी बाय मिस्टेक कोई पी लिया तो वो फिर डेथ तक होती है। तो ये काफ़ी रिस्की चीज़ें हैं, पर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इथेनॉल का रिएक्शन कैसे करता है इसको हम देखें पहले। तो इथेनॉल जो है वो सोडियम के साथ हम रिएक्ट कराएं, तो इथेनॉल हो गया CH3, H हम नहीं लिख रहे हैं, बस बॉन्ड बना दे रहे हैं। तो ये CH3 CH2OH, ये हुआ इथेनॉल। इसको हम सोडियम के साथ अगर रिएक्ट कराएं तो 2 एटम इसके ले लें, तो ये बनेगा CH3 CH2
CONA। तो इस तरह से 2 एटम इसके ये बन जाएंगे, और जो लास्ट का HH बना, 2 एटम का H मिलकर H2 बन गया, वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो ये हाइड्रोजन निकलेगा, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। इसको बर्न करने पे ये पॉप साउंड के साथ चलता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि सोडियम के साथ इथेनॉल का रिएक्शन होगा तो वो सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा, तो ये इसका कंपाउंड और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इस तरह से जो नेक्स्ट रिएक्शन है हम इसका कराएं तो ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हॉट एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया गया और 443 डिग्री तक है हीट करें अगर, तो ये इथीन में बदल जाता है, क्योंकि इसका वाटर H2O अलग हो जाएगा इसमें से। और इस रिएक्शन को हम डीहाइड्रेशन, क्योंकि डी मीन्स रिमूव करना और हाइड्रेशन मीन्स वाटर, तो डीहाइड्रेशन रिएक्शन होगा और इसकी वजह से इथेनॉल इथीन में बदल जाएगा। तो ये 2 रिएक्शन हैं जो बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा इथेनोइक एसिड। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि अल्कोहल जो फ्यूल के तौर पे भी यूज होता है, आजकल पेट्रोल में इथेनॉल गवर्नमेंट की ओर से भी मिलाया जा रहा है, तो ये क्लीन फ्यूल है और उसके साथ में मिक्स करने से पेट्रोल की बचत होती है और ये पॉल्यूशन भी नहीं करता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर केवल बनाता है। तो नेक्स्ट है हमारा इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड जो है वो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से इथेनोइक एसिड बनता है। तो ये जो इथेनोइक एसिड है इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। तो 2 कार्बन वाला यानी इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड कहते हैं, कॉमन नेम उसका एसिटिक एसिड है। और जो विनेगर यूज होता है घरों में या फूड इंडस्ट्री में, उसमें 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड होता है वाटर के साथ, तो ये वाइडली यूज होता है। और अगर पूरा 100% प्योर इथेनोइक एसिड है तो ये 90 केल्विन पे ही जम जाता है, बिल्कुल आइस की तरह। उस केस में इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहेंगे। तो ये विनेगर है 5 to 8% केवल, तब इतना पावरफुल होता है, और ज़्यादा तो खैर ये जो भी ऑर्गेनिक एसिड हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कोई कुछ बहुत ज़्यादा हार्म करें, इसलिए हम इनको फूड के तौर के साथ भी यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव के तौर पे पिकल्स वगैरह में भी और चीज़ों में डालने के लिए। तो जो मिनरल एसिड हैं वो बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, थोड़ा सा भी गिर गया हाथ वाथ पे तो बहुत ज़्यादा बर्न वगैरह हो जाता है, पर ये इतने नहीं है, इसलिए हम इसको कंज्यूम भी कर सकते हैं। तो इसके रिएक्शंस क्या हैं, जो पहले तो हम इसको बनाएंगे कैसे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे। तो जो अल्कोहल है हमारा CH3 CH2OH, इसको अगर हम रिएक्शन कराएं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, या तो हम अल्कलाइन KMnO4 यूज करते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, तो इससे ऑक्सीजन लेकर ये CH3COOH में बदल जाता है। और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हैं, उससे भी ये अल्कोहल जो है वो एसिड में बदल जाता है। तो ये हमारा अल्कोहल से एसिड बनाने का तरीका हुआ कि हम किस तरह से इसको बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि इथेनोइक एसिड का रिएक्शन कैसे होता है। तो अगर हम एसिटिक एसिड लेते हैं या इथेनोइक एसिड लेते हैं तो ये कैसे रिएक्शन करें, इसको हम अल्कोहल के साथ कराएं अगर, ये देखिए हम इसको रिएक्शन कराएं, जो अल्कोहल है CH3 CH2OH, और इसका रिएक्शन कराएं CH3 COOH इथेनोइक एसिड के साथ। तो क्या होगा कि एक H और OH, ये OH और H मिलकर वाटर बन के निकल जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी CH3 COO एंड C2H5OH।
CH2CH3। तो इस तरह से हम इसको एस्टर कहते हैं। इथाइल इथेनोएट है वैसे वो IUPAC नेम, पर ऐसे हम इसको कॉमन नेम में एस्टर कहते हैं। और ये एस्टर ज़्यादातर चीज़ें जो फ्रूटी स्मेल वाली चीज़ें जितनी भी हैं उसमें, जैसे कि एसेंस है बहुत तरह के, वनीला और अलग अलग तरह के एसेंस, तो इन सब में ये पाया जाता है जो इस तरह का है उसमें। तो ये एसिड एस्टरिफिकेशन, इस प्रोसेस को हम एस्टरिफिकेशन कहेंगे। और बहुत सारे फ्रूट वगैरह जब राइप होते हैं तो उसमें ये चीज़ें बनती हैं। तो इसके अलावा अगर हम इस एस्टर में NaOH पास करा दें तो ये C2H5OH फिर से अलग हो जाता है, पर CH3COO बनता है। और इस प्रोसेस को हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं। वो इसलिए, ये सोप नहीं है, CH3CONA सोप नहीं है। अगर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड लें और उसको NaOH से कराएं तो लॉन्ग चेन का जो सोडियम सॉल्ट बनेगा वो सोप कहलाता है। तो ये प्रोसेस सोप बनाने में भी यूज होता है, इसलिए हम इस प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन कहते हैं। ये सिंपल सा एग्जांपल है, ये प्रोसेस सैपोनिफिकेशन है। जब हम सोप एक्चुअल का बनाते हैं तो इसमें C15H31 जैसे लॉन्ग चेन वाले कार्बन लेते हैं, या C17 और ऐसे ज़्यादा कार्बन नंबर वाले, तो उसमें हम NaOH पास करके सोप बनाते हैं। यानी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का जो सोडियम सॉल्ट है वही सोप है। सोडियम सॉल्ट भी हो सकता है, पोटेशियम सॉल्ट भी हो सकता है, और ये सोप है, इसलिए प्रोसेस सैपोनिफिकेशन कहलाता है। और NaOH CH3COH NaOH से रिएक्ट कराएं तो भी ये सोप बन रहा है। तो ये सैपोनिफिकेशन का प्रोसेस है। अब हम लोग आते हैं कार्बोनेट का। अगर हम, ये एसिड है जो एसिटिक एसिड है, इथेनोइक एसिड, ये एसिड है तो ये एसिड जैसा बिहेवियर ये भी शो करेगा, यानी ये बेस के साथ सॉल्ट एंड वाटर देगा। तो यहाँ पे हम लोग Na2CO3 के साथ अगर इसको कराएं रिएक्शन तो ये CH3COO बना रहा है और H2 और CO2 निकल रहा है। इसी तरह से बाइकार्बोनेट या NaHCO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसके साथ भी ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर देगा सॉल्ट बनाने के साथ। तो जैसे कि और एसिड, मिनरल एसिड यूज करते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देता है कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ, तो ये भी इस तरह का शो करेगा। तो ये भी एसिड तो है और एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, पर उन मिनरल एसिड की तरह बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो ये किस तरह से एसिड एक्ट किया। अब हम लोग सोप के क्लींजिंग एक्शन के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि सोप अगर हम सिंपल फॉर्म में देखें CH3COO था, और ये एक्चुअल में लॉन्ग चेन होता है। हम केवल 2 कार्बन यहाँ दिखा रहे हैं, बहुत सारे कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं लॉन्ग चेन। तो सोप मॉलिक्यूल क्लीन कैसे करेगा, इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि जो लॉन्ग चेन है कार्बन का, उसको हम ऐसे शो करेंगे कि ये लॉन्ग चेन जो कार्बन 15 17 जो भी है वो, और लास्ट में Na रहता है, COO। तो जो 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 प्लस वाले, ये इस पर माइनस चार्ज होता है और इस पर प्लस चार्ज होता है। तो ये जो लॉन्ग चेन है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब उससे वाटर को रिपेल करता है। और जो Na+ वाला चार्ज है, यानी ये Na वाला, वो वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से जितने भी मॉलिक्यूल होंगे रिपेलिंग वाले, वो अंदर की ओर चले जाएंगे वाटर से भागने के चक्कर में। हाइड्रोफोबिक इसलिए कह रहे हैं कि वाटर से ही अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। जो Na वाला पोर्शन सब है प्लस चार्ज वाला, वो सारा इस तरफ रहता है बाहर की ओर। तो ये ग्रीजी चीज़ों से ये अट्रैक्ट होता है, यानी जहाँ भी डर्ट वर्ट है कपड़े में वहाँ पर ये चिपक जाएगा सारा लॉन्ग टेल वाला पोर्शन, और जो Na पॉजिटिव चार्ज वाला पोर्शन है वो सारा वाटर की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा। तो जब कोई चीज़ ग्रीजी, गंदगी ग्रीज के साथ ही चिपकती है, तो वो जब कपड़े में ये चिपक जाएगा, और ये बाहर Na वाले पोर्शन है वो वाटर से अट्रैक्टेड है, तो जब हम एजिटेट करते हैं, हिलाते हैं उसको, तो ये डर्ट को लेकर निकल जाता है। तो ये जो ग्रुप बनता है इसको हम मिसल कहते हैं, और इस तरह से ये कपड़े को क्लीन करने का काम करता है जो मिसल्स हैं। तो ये देखिए मिसल का दिया हुआ है, लॉन्ग चेन हाइड्रोफोबिक है
एंड शॉर्ट चेन जो है वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर अट्रैक्टिंग है, एजिटेट होकर निकल जाता है। तो इसके अलावा कभी कभी देखते हैं कि सोप तो हम यूज़ कर रहे हैं पर कपड़े साफ़ नहीं होते, तो कहीं कहीं का वाटर हार्ड वाटर होता है, यानी वो सोप के साथ और भी चिपचिपा सा कुछ बनाता है, इंसॉल्युबल सब्सटेंस बनाता है जिसको हम स्कम कहते हैं। तो वॉश करने के बाद भी वो चिपका हुआ सा रह जाता है। तो ये सोप का रिएक्शन, जो वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट हैं उनके साथ ये सोप रिएक्ट कर लेता है, हार्डनेस ऑफ वाटर जो है हार्ड वाटर के साथ। तो काफ़ी अमाउंट में सोप भी बर्बाद हो जाता है, कपड़े भी गंदे होते हैं। तो इससे बेटर है कि हम लोग आजकल सोप यूज करते ही नहीं हैं, वहाँ पे डिटर्जेंट यूज करते हैं। जो सोप जैसा दिखता है केक लाइक स्ट्रक्चर, वो भी सोप नहीं डिटर्जेंट ही होता है जनरली, और वो इस तरह का नहीं बनाता है, हार्ड वाटर के साथ भी नहीं ठीक से क्लीनिंग करता है वो, और सॉफ्ट के साथ भी ठीक से ही क्लीनिंग करता है। तो इसलिए हम लोग डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो या फिर केक के फॉर्म में हो। तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड नहीं होकर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड होता है। तो ये इसमें ये ऐसा कुछ नहीं बनता है स्कम, और कपड़े हमारे साफ़ हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि डिटर्जेंट में सोडियम या पोटेशियम सल्फोनिक एसिड होता है, जबकि एक्चुअल जो सोप है उसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है। तो ये क्लीनिंग क्लोथ्स के लिए आजकल यही यूज होते हैं। ओके, थैंक यू। और जो चीज़ें नहीं समझ में आए वो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में लिखें, और जो चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन करके सुनना चाहते हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। थैंक यू।